e la tua benevolenza continui sempre a prodigare abbondanza e prosperità. इतिहास के पन्नों में अनेकों ऐसे रिवॉल्यूशंस या क्रांतियों का जिक्र है जिन्होंने बड़े बदलाव ला दिए थे। इन क्रांतियों में बहुत रक्तपात हुआ था और अनेकों लोगों को अपना बलिदान देना पड़ा था। पर 20वीं सदी के मध्य में एक ऐसी भी क्रांति हुई जिसमें कोई रक्तपात नहीं हुआ, कोई हिंसा नहीं हुई, बल्कि इसने मानव सभ्यता के विकास के लिए नए दरवाजे खोल दिए थे। पूरा विश्व आज इसे हरित क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानता है। जीव वैज्ञानिक इसे तीसरी कृषि क्रांति भी कहते हैं। यह वास्तव में एक रिसर्च टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की शुरुआत थी, जिसमें वे सभी अनुसंधान शामिल थे जो कि कृषि क्षेत्र में 1950 से 1960 के मध्य हुए थे। एक प्रकार से परंपरागत कृषि में आधुनिक तकनीक का समावेशन था, यानी कि अब एग्रीकल्चर में साइंटिफिक टेक्नोलॉजी को भी शामिल कर लिया गया था। हरित क्रांति के दौरान उच्च उत्पादन करने वाली फसल की किस्मों का विकास किया गया और बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद और कृषि रसायनों को उपयोग में लाया गया। सिंचाई या इरिगेशन के लिए उचित प्रबंध किए गए। किसानों को कृषि के लिए नए उपकरण उपलब्ध कराए गए और कृषि का मशीनीकरण किया गया। हरित क्रांति एक प्रकार का गिफ्ट हैम्पर थी, जिसमें अनेकों गिफ्ट शामिल थे और इस गिफ्ट हैम्पर ने कृषि को एक लाभ का व्यवसाय बना दिया था। पर क्या हरित क्रांति अचानक हुई कोई घटना थी?
1950 के आसपास अमेरिका के फोर्ड फाउंडेशन और रॉकफेलर फाउंडेशन ने मैक्सिको में भारी निवेश किया था और यह निवेश मुख्यतः कृषि क्षेत्र में किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य इतना अनाज उत्पन्न करना था कि धरती पर कोई मनुष्य भूखा ना रह जाए, अकाल हमेशा हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो जाए। मार्च 1968 की अपनी स्पीच में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के प्रशासक विलियम एस गॉड ने पहली बार ग्रीन रिवॉल्यूशन शब्द का प्रयोग किया था। इसमें उन्होंने कृषि में क्रांति के महत्व पर जोर दिया था। मैक्सिको के खेत इस हरित क्रांति के जन्म स्थान थे। मैक्सिको एक अल्प विकसित और गरीब देश था जिसमें अनेकों समस्याएं थी। अमेरिका को मैक्सिको से अपनी ओर पलायन को रोकने के लिए मैक्सिको की हालात सुधारने पर निवेश करना पड़ा। अमेरिका ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए यहां के कृषि क्षेत्र में भारी निवेश किया। मैक्सिको नई कृषि तकनीक के उपयोग की प्रयोगशाला बन गया था। 1943 में मैक्सिको में इंटरनेशनल मेज एंड व्हीट इंप्रूवमेंट सेंटर को स्थापित किया गया, जिसमें अमेरिका ने विशेष मदद की थी। आज भी यह दुनिया के सबसे बड़े कृषि अनुसंधान केंद्रों में से एक है। Now, many are carrying banners very high for certain aspects of environment improvement. And this is natural, and some of it is very good. I have some general feeling for this overall aspect of environment, and to approach the problem in the right way, in perspective and with common sense is good. कहते हैं ना, कोई भी क्रांति बगैर नायक के नहीं हो सकती। हर कहानी का एक हीरो होता है और ग्रीन रिवॉल्यूशन की इस कहानी के हीरो थे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का जन्म 25 मार्च 1914 में हुआ था। वे एक प्रसिद्ध अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। डॉक्टर बोरलॉग को 1970 में ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। वे 20वीं सदी के सबसे बड़े कृषि वैज्ञानिकों में एक थे। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग आज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहे जाते हैं। इन्होंने तकरीबन 1 बिलियन लोगों को भुखमरी से बचाया था। 20वीं सदी के मध्य में मानव जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी, पर अनाज उत्पादन अभी भी धीमा था। भुखमरी का संकट सिर पर था। ग्रीन रिवॉल्यूशन सच्चे अर्थों में एक क्रांति थी, जिसका व्यापक परिणाम देखने मिला। दुनिया के कई देशों में इसे अपनाया गया, जिससे वे आत्मनिर्भर हो सके। भारत में भी हरित क्रांति का आगाज हुआ था और भारत में इसके हीरो बने एम.एस. स्वामीनाथन, जिन्हें आज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया कहा जाता है। भारतीय हरित क्रांति एक तरह से अमेरिकी हॉलीवुड फिल्म के बॉलीवुड रीमेक के समान थी, जिसमें भारतीयता को भी शामिल किया गया था। भारत की जलवायु के अनुसार फसलों को ढाला गया। हरित क्रांति ने भारत को भी आत्मनिर्भर बना दिया। आज भारत अन्य के सबसे अधिक उत्पादक देशों की कतार में अग्रणी है। हर क्रांति रक्त से नहीं होती है। हर क्रांति में रक्तपात करना जरूरी नहीं है।
कुछ क्रांति ऐसी होती है जो मानव सभ्यता को हमेशा हमेशा के लिए उच्च पायदान पर ले जाती है। हरित क्रांति उनमें से एक थी। जय जवान, जय किसान।